जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये जीके जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक की तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? बताना है आपको। एम.जी. रानडे, दादा भाई नौरोजी, बिमोश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। तो बात करें वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिमोश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसके द्वारा प्रज्वलित की गई जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय आपको बताना है भारत में मुगल शासक कौन था। जहांगीर, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? तो इसका जो राइट आंसर है अकबर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक था अकबर, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, जवादी पहाड़ियां किस राज्य में है? जवादी पहाड़ियां कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो जरूर ध्यान रखिएगा। जवादी पहाड़ियां केरल होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा या फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा? तो बात करें जवादी पहाड़ियां की तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है जवादी पहाड़ियां, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा निम्न में से कौन है? पश्चिम, सेकंड है दक्षिण पूर्व, थर्ड है उत्तर पूर्व और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा निम्न में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? बताना है आपको सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? तिब्बत होगा, पाकिस्तान है, भारत है या फिर अमेरिका है? तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सभी ध्यान रखिएगा, तिब्बत से होता है सतलज नदी का उद्गम, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो मंगल और शुक्र इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है आप सभी को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। शुक्र चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बात करें तो नीला, जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताना है आपको आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, पूर्वांचल, अन्नामलाई या फिर यह सभी? तो बताना है आपको जो है आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर, आबू पहाड़ियों का जो गुरु शिखर हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है अरावली हो जाएगा। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911, 1909, 1910 या फिर 1912? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922, 1917, 1923 या फिर 1924? तो चौरी चौरा कांड की बात करें, आपसे पूछा जाता है चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। और कब हुआ था? तो आप लगाएंगे 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है,
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी रचना है? मेघदूत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कालिदास, प्रेमचंद, कबीरदास या फिर तुलसीदास? तो मेघदूत जो लिखा गया है ये कालिदास जी की रचना है। किसकी है? तो कालिदास जी की है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? तो बात करें मुंडकोपनिषद की तो ये किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना के जिक्र किया गया है, जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1884, 1748, 1784 या फिर 1848? दोस्तों अगर आप जितना प्रैक्टिस हम करवाते हैं, करके जाते हैं, तो निश्चित ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो जरूर पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखिएगा। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कॉमन्स बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो जरूर ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है तो 1784 में की थी। कब की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है, जरूर ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। दूसरे नंबर की बात करें तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर की बात करें तो जरूर ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर की बात करें तो यूपी है। तो आपको सभी को ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा, सेकंड पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, थर्ड पर महाराष्ट्र हो जाएगा और फोर्थ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा तो यूपी फर्स्ट नंबर पर है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? खाड़ी, जल डमरू, मध्य, प्रायद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता जो है मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बुफोर्ड पैमाना? इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता नापने के पैमाने को कहा जाता है रिएक्टर पैमाना। क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहा जाता है, जरूर ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में आपको बताना है कोयला कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग, रानीगंज, आसनसोल या फिर उपयुक्त में एक से अधिक? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भी, रानीगंज और आसनसोल तीनों में कोयला पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज की संस्थाएं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखना है आप सभी को, पंचायती राज की संस्थाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? तो पंचायती राज की संस्था में की गई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस स्थिति में जारी की जाती है? संपत्ति, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी? इनमें से कोई नहीं। तो जरूर ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, तो जरूर ये टॉपिक को आप पढ़ लेना। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? कनाडा, यूएसए, आयरलैंड या फिर अमेरिका? तो बात करें भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक
तथ्य की अवधारणा जो ली गई है ये आयरलैंड के संविधान से लेकर कहाँ से ली गई है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा डीपीएसपी जिसको कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, उद्योग से, व्यापार से, कृषि से या फिर सेवा से। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, आप सभी को ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि आता है, जरूर ध्यान रखिएगा। उद्योग की बात करें तो द्वितीय में आता है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था, 1920, 1924, 1962, 1965। तो बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था, तो 1934 में जो भूकंप आया था प्रलयकारी था, सबसे ज्यादा विनाश किया था, तो ध्यान रखना है 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। दोस्तों मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, बस हमने उसी प्रश्नों के लिया है। तो ये प्रश्न आप हल्के में मत लेना, पूरे ध्यान से पढ़ना, प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। आप एग्जाम देकर के आएंगे तो खुद आप बताएंगे कि सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से ही थे। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिडीमारी, वेंकट सुब्बाराव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, तो इसके जो रचयिता हैं पिडीमारी वेंकट सुब्बाराव हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। कौन है, पिडीमारी वेंकट सुब्बाराव भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, 16, 32, 40 या फिर 88। तो बात करें बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं, तो 40 सीटें निर्धारित हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। तो 40 यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर, किशनगंज। तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला है, कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना है, तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णिया जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है, पटना, गया, रोहतास या फिर समस्तीपुर। तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो गया सबसे गर्म जिला है, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट में किसी भी टॉपिक को छोड़ा ना, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल हो, ज्योग्राफी हो, सबको हमने एक ही प्रैक्टिस सेट में समेटने का काम किया है। तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा, और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है, आपको बताना है दमन, गंगा, ताप्ती, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। बताना है निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है। तो दमन गंगा की बात करें तो ये दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, विस्थापन, वेग, ऊंचाई या फिर कोई नहीं। तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ होती है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, जरूर ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है, ध्वनि का प्रसार जो है प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो गैस होगा, द्रव होगा, ठोस होगा या फिर उपयुक्त तीनों हो जाएगा। तो ठोस में ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठोस में ध्वनि का प्रकार जो है प्रसार जो है अधिकतम होता है। ध्वनि की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुदैर्घ्य है। प्रकाश की बात करें तो अनुप्रस्थ है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज 30 ही प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर PDF मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।